अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो ताइवान स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। जो ताइवान में स्कॉलरशिप्स होती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मास्टर, बैचलर एंड पीएचडी लेवल पे। वो हमारे साथ आज 2 स्पीकर हैं। मोहम्मद वसीम, उनका एमएस प्लांट बायोलॉजी पर है, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी से हैं। और सेकंड है मोहम्मद अहमद, वो भी नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी से हैं। वो आज आपको ताइवान स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से गाइड करेंगे। और आपने सभी ने जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या आपकी क्वेरीज होंगी वो आपने साथ साथ नोट करती जानी है। इंशाल्लाह इन इन द एंड ऑफ सेशन आप पूछ सकते हैं अपनी जो भी। देन मैं अपने फर्स्ट स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, मोहम्मद वसीम, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। रुक रुक रुक, नहीं होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मास्टर्स का मैं स्टूडेंट हूँ। 2022 में मैं यहाँ पे आया था और आखिरी सेमेस्टर मेरा चल रहा है, शुरू होने वाला है। मेरे साथ मोहम्मद वसीम बैठे हैं। इनका ये दूसरा सेमेस्टर है, ये मेरे से एक साल बाद यहाँ पे आए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि ताइवान में यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं और किस किस तरह के प्रोग्राम है यहाँ पे अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम बेसिकली नहीं है एप्लीकेशन का। आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो है। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं इस वक्त बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। ये दुनिया में टॉप 100 में है केसवर रैंकिंग में। इसके अलावा इंजीनियरिंग में टॉप क्लास में यहाँ पे है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NTUST के नाम से। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जैसा कि काउशिंग मेडिकल कॉलेज है, KMU, ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, TMU के नाम से, और एक चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, CMU के नाम से। तो स्पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज, जैसा कि फिजिकल थेरेपी हो गई या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गई, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह, इस तरह के प्रोग्राम हैं यहाँ पे। जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा कि NTU है, NTHU है, NCKU है, यहाँ पे आपको जनरल प्रोग्राम्स मतलब हर तरह के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अलाइड हेल्थ साइंसेज भी आपको मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग के भी मिल जाएंगे और प्लांट साइंसेज भी मिल जाएंगे। ये ओवरऑल ताइवान का एक व्यू है इस वक्त। सूरत हाल की बात की जाए तो NTU के एडमिशन जो है वो क्लोज होने वाले हैं, 19 फरवरी उसकी डेडलाइन है। जबकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी थोड़ी सी डेडलाइन बाद में होगी, एंड ऑफ फेब होगी या मिडिल ऑफ मार्च होगी। तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में आप ऑब्वियसली वेबसाइट से जान सकते हैं। यहाँ की वेबसाइट जो है वो चाइनीज में नहीं होती, वो इंग्लिश में होती हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं, और आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत आराम से मिल जाएगी। बाकी अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पे, तो वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं। कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जैसा कि हेल्थ परफॉर्मर, मेरे ख्याल नहीं, हेल्थ परफॉर्मर नहीं चाहिए, हेल्थ परफॉर्मर भी नहीं चाहिए, पुलिस पुलिस क्लियरेंस भी नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो चाइना में जैसे चाहिए होता है। यहाँ पे आपको डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, CV आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। आइल्स जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आइल्स। बेशक आप बहुत अच्छी जैसे NTU में भी अप्लाई करें, यहाँ पे भी आइल्स मैंडेटरी नहीं है। अ, बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे चाहिए तो चाइना में नहीं चाहिए होता, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे चाहिए है, और वो तकरीबन 10 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसकी ये शर्त है, मतलब ऐसा उसमें कोई चक्कर नहीं है कि आपकी वो पैसे 4 महीने या 5 महीने से यहाँ तक पड़े हों आपके बैंक अकाउंट में, तो आप स्टेटमेंट है तो वो चलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में बेशक आपका एक दिन पुरानी स्टेटमेंट है आपकी, वो भी चल जाएगी। सो एक ये काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको चाहिए जरूर है। अगर बात की जाए एक्सेप्टेंस लेटर की कि चाहिए या नहीं, तो ऑब्वियसली एशिया में आप कहीं भी बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको पास अगर होगा, बहुत बेहतर बात है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी को मेल करेंगे ताइवान में तो आपको 70% यही रिप्लाई आएगा कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, और अक्सर नहीं भी देते। लेकिन आप उनको ये कह सकते हैं कि हमें कंसेंट एक दे दें,
जो भी थोड़ा बहुत लिख के देते हैं, गारंटी आप नहीं बेशक दे रहे, मतलब, लेकिन अक्सर दे देते हैं, अक्सर नहीं भी देते। तो पॉइंट ये कहने का है कि एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है। और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की, कि स्कॉलरशिप कौन से हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग स्कॉलरशिप है, क्योंकि आप हर यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अलग स्कॉलरशिप है। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो भी वेरी करती है, और हर डिपार्टमेंट में भी अमाउंट वेरी करती है। जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा फंडिंग होगी वो आपको ज़्यादा पैसे देगा, जिसके पास कम फंडिंग होगी वो आपको कम पैसे देगा। लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो मास्टर्स का स्कॉलरशिप होगा 8 से 10 हज़ार यहाँ के पैसे जो बनते हैं। और ट्यूशन फीस आपको फ्री होगी, वेवर लगा होगा। अकोमोडेशन के आपने पैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज में देने होंगे। और पीएचडी की बात करें तो नॉर्मल स्टाइपेंड पीएचडी का 18 हज़ार से लेके 35,000 40,000 तक भी है। अगेन डिपेंड करता है कि, लेकिन मिनिमम आपको 18 मिलेगा ही मिलेगा। और मास्टर्स में आपको मिनिमम 8 मिलेगा। अब अगर बात करें कि इसमें गुजारा हो सकता है कि नहीं, गुजारा ऑब्वियसली हो सकता है। अगर आप अपना खुद का पकाएं, खुद का खाएं, तो 8 में भी गुजारा आप कर सकते हैं। ये मेन स्कॉलरशिप से, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग ऑब्वियसली स्कॉलरशिप है, और एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप है, उसके बारे में वसीम भाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट मेरे जहन में आया कि ताइवान में हर यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फीस है। 90% यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस है, जो कि रेंज करती है 10 हज़ार से लेके 20 हज़ार तक पाकिस्तानी रुपए। तो हर किसी की एप्लीकेशन फीस भी है, और उसका कोई वेवर नहीं है, आपने फीस पे करनी ही करनी है। ये चंद एक मेन पॉइंट्स थे ताइवान के कैसा एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें क्या पैसे मिलते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो उसके बारे में वसीम भाई बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा पहले ही बता चुका हूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ताइवान की जो मेन स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और एंड आईसीडीएफ है। आपको बहुत सी वेबसाइट्स पे मोफा और आईसीडीएफ वगैरह के भी नाम मिलेंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान के चूंकि बायलेटरल रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ, तो इस वजह से हम उसमें एलिजिबल नहीं होते। जिस स्कॉलरशिप में हम अप्लाई कर सकते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती, और ना उनकी रिक्वायरमेंट है, और ना ही कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसीजर ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे उसके साथ साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप या अदर्स का ऑप्शन होता है, या फिर आप वहाँ पे जस्ट टिक करना होता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो डेडलाइन है, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओपन है 1 फेब से, और इसकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च तक होगी। आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको 31 मार्च से पहले पहले आपने सऊदी अरेबिया में भेजने होते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए? पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। हम एक लिंक शेयर करेंगे जिसमें हमने रिटर्न में लिखा भी हुआ है, एक पोस्ट भी की हुई है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वो भी हम शेयर कर देंगे। और वेबसाइट का लिंक भी है, वो भी हम पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो उस पे फर्स्ट पे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो फॉर्म आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसको वर्ड में आप कंप्लीट करें, फिल करें, जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर की हैं आप उसको लिखें। और उसके बाद आपने पासपोर्ट कॉपी अपनी, ये मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, फर्स्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड पे पासपोर्ट की कॉपी, थर्ड पे डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अब वो नोटराइज्ड हो सकता है, और ज़रूरी नहीं, वैसे उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाए होते हैं, तो बेहतर यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक करवा लें। क्योंकि जब आप ताइवान यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लिखा होता है कि नोटराइज्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एडमिशन कॉपी एप्लीकेशन आपको मिलेगा। इसमें ये है कि अगर तो प्रोफेसर ने आपके पास आपको एक्सेप्टेंस दिया है तो ठीक है, आप वो भेज सकते हैं अटैचमेंट। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर एट द मोमेंट आपके पास एडमिशन कॉपी नहीं है
आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ, एडमिशन लेटर आपके पास नहीं है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया होगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट उस वक्त आपको नहीं चाहिए होगा। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको जारी कर देगी, तो फिर आपने बाय ईमेल उनको सेंड करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई करते वक्त आपके पास एडमिशन लेटर हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ जाता है। उसमें अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आपने वो सेंड करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक पैकेज में, एक पार्सल में आपने पोस्ट करने होते हैं हार्ड फॉर्म में। अ, हम आपको एड्रेस वगैरह भी भेज देंगे जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। उसके बाद आ जाता है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। अब यहाँ पे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है, और इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं इस हवाले से, तो कि लेटर ऑफ रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए। तो वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस या लेटर ऑफ रेफरेंसेस भी उसे कहते हैं, वो आपने लेने हैं और उसको एनवेल्प में सील करके, उसके बाद टेप लगा के या जैसे भी स्टेपल कर लें, उसके बाद आपने उस पे स्टैंप लगवानी है अपने प्रोफेसर की या अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे हम सील लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि आपने जो अपने रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन लेटर्स भेजने हैं वो सील्ड हो। ये आपने इस बात को माइंड में रखना है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकती है, तो वो आपने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये आपने एक एनवेल्प में उनको भेजने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 31 मार्च से पहले पहले। तो क्योंकि उनकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च है। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, हमें भी बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है इस बारे में कि वीजा, कि ताइवान की एम्बेसी तो है नहीं पाकिस्तान में, तो वीजा कैसे लगाता है। तो इसके बारे में अहमद अब एक्सप्लेन करेंगे कि हम वीजा कैसे कैसे लगवा सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से रूट्स हैं, और वीजा में हमें उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वीजा की अगर बात की जाए तो वीजा के दो बेसिक मोड्स हैं। एक वीजा का है कि आप खुद जाके वीजा अपना लगवा रहे हैं, आप खुद जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, और आप खुद इन पर्सन जाके वीजा लगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वीजा लगवाने से पहले ऑब्वियसली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। और वो नॉर्मली किसी भी मुल्क का वीजा लगवाते हैं तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी से कहते हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं, फिर हमारी एम्बेसी आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट करेगी, फिर आपको वीजा मिलेगा। तो ताइवान में भी नॉर्मल ऐसे ही है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ताइवान की एम्बेसी नहीं है तो हम डॉक्यूमेंट टेस्ट कैसे करवाते हैं। अब उसका पहले तरीका ऑब्वियसली वही है जो नॉर्मल पाकिस्तान से आपने टेस्ट करवाने हैं, सारी प्रॉपर चैनल के थ्रू, अगर एचईसी से करवाए हैं, फिर मोफा से, और सारी चीजें। वो करने के बाद अगर आप इरादा रखते हैं कि आपने खुद वीजा लगवाना है जाके किसी मुल्क में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं हांगकांग में। जो हांगकांग में एम्बेसी है ताइवान की, जो ताइवान का कॉन्सुलेट है वहां पे। और वहां पे हर साल ग्रुप्स बनते हैं, हर साल पाकिस्तानी फैसिलिटेट करते हैं इस अटेस्टेशन प्रोसेस को। आप मतलब अगर इस वे में जाना चाहते हैं वीजा लगवाने के लिए, तो आपको उन लोगों से जोड़ दिया जाएगा जो कि ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। और आप एज अ ग्रुप की फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो हांगकांग भेजते हैं, और हांगकांग से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे, आपके घर के पते पे आएंगे। आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके इधर थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं या दुबई जाएं, वो आपकी मर्जी है, और आप वीजा लगवाएंगे ताइवान से। दूसरा मोड है, आप घर बैठे अगर वीजा लगवाना चाहते हैं, तो वो है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं हुए होंगे, जो कि बिना टेस्ट किए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेज देंगे सऊदी अरब में जो एम्बेसी है। अब वो भी अगेन एजेंट के थ्रू ही आपका वीजा लगेगा। और अगर आप इस मोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको कोई ना कोई एजेंट फराहम किया जाएगा पाकिस्तानियों की तरफ से, जो कि आपका प्रोसेस जो है वो उसको लेकर के चलेगा। अब इसमें एक ट्रिकी बात यह है कि पासपोर्ट कैसे भेजा जाए। पासपोर्ट डीएचएल के थ्रू नहीं भेज सकते आप पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तान में ये प्रोसेस इलीगल है। और कोई आपका पासपोर्ट कैरी भी नहीं कर सकता, ये भी प्रोसेस इलीगल है। तो पाकिस्तान में एक फाउंडेशन है इस्लामाबाद में, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ओपीएफ के नाम से। वो ये प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है। आप उनके पास जब जाते हैं, एक छोटा सा खत लिखते हैं उनको और पासपोर्ट देते हैं, और आप वो आपका पासपोर्ट जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू, मिनिस्ट्री के थ्रू
पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है सऊदी अरब में वहां तक पहुंचाती है, और आपका वीजा देन एजेंट जो है वो प्रोसेस करता है। ये खैर मोटी मोटी चीजें हैं, ये फुल डिटेल में प्रोसेस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दो तरह से आपका वीजा लग सकता है। इधर आप खुद भी जाके वीजा लगवा सकते हैं, और सेकेंडली आप घर बैठे भी वीजा लगवा सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है। इसमें कॉस्ट पे बात की जा सकती है, थोड़ी बहुत कॉस्ट का फर्क होता है और टाइम का फर्क होता है। अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी, लेकिन टाइम आपको कम लगेगा। बशर्ते कि दूसरी अगर आप ऑप्शन पे आए, आप खुद नहीं प्रोसेस करना चाहते, एजेंट आपका प्रोसेस करे ए से लेके जी तक, अटेस्टेशन भी वही करवाएगा, वीजा भी वही लगवाएगा, सारा कुछ वो करवाएगा, लेकिन इसमें पैसे आपके ऑब्वियसली कम लगेंगे उससे पहले प्रोसेस से। लेकिन आपको टाइम जो है वो महीने का, 40 दिन का, 45 दिन का भी लग सकता है। ये सीधा सीधा चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ताइवान की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो चीजें हो नहीं सकती, सारा कुछ हो जाता है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको डिटेल प्रोसेस जानना हो, कोई क्वेश्चन हो वीजा के बारे में, इस सेशन में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद आपने कोई प्रोसेस जानना हो वीजा का, तब भी आप जान सकते हैं, हम आपके पास हाजिर हैं। इसके बाद मोटी मोटी बात करें तो वर्क परमिट, मतलब यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं उसके बारे में वसीम भाई आपको थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, एक बात और, वीजा में जो इन्होंने मेंशन किया है कि आपने अटेस्टेशन नहीं करवानी, तो वो अटेस्टेशन थी डॉक्यूमेंट्स जो कि दूसरी एम्बेसी से करवाते हैं। वो अटेस्टेशन एचईसी और मोफा से वो आपने अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स करवा के ही भेजने होंगे वीजा के लिए। वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और वो फिर जो मोड जो है वो आपको सूटेबल लगे, आप उसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम वर्क परमिट्स की बात करें, तो यहाँ पे और जॉब्स जो हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। बहुत से पाकिस्तानीज जो हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और अगर हम एकेडेमिया में बात करें आफ्टर स्टडीज, तो भी यहाँ पे रिसेंटली हमारे इधर एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हुई है उनकी एक यूनिवर्सिटी में, जो कि केमिस्ट्री में थे। उन्होंने पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके यहाँ उन्होंने सेशंस किए हैं इसके बारे में कि ताइवान में कैसे अप्लाई किया जाता है, और उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स इस पे दिए हुए हैं। उनकी जॉब हुई है। इसके अलावा आप ड्यूरिंग स्टडीज बात करें, तो यहाँ पे एल्टा के नाम से एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, वो आपको एक स्कूल अलॉट करते हैं, और आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल मास्टर एक प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं कुछ। मतलब वो डिपेंड करता है, जो आपको सैलरी दी जाती है वो पर आवर के हिसाब से की दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप वीकेंड पे जॉब्स वगैरह करना चाहें अपनी मर्जी से, तो वो डिपेंड करता है कि आपके बर्डन कितना है, रिसर्च बर्डन। ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप वहाँ पे यहाँ पे जॉब कर सकें, तो यहाँ पे इनकी तरफ से कोई ऐसी आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो वर्क परमिट जारी करने के बाद, वो जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। 20 घंटे लिमिट होती है हाँ, पर वीक। 20 आवर्स पर वीक वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी ताइवान की एक अच्छी बात है जो कि नॉर्मल चाइना में नहीं है, कि आप अगर आपने अगर मास्टर्स किया है यहाँ से, तो आप 1 साल तक यहाँ पे तो अ, अभी अभी इनिशियली भी 1 साल ही, अभी 2 नहीं हुए, वो वर्क कर रहे हैं इस प्रकार। अभी इनिशियली आप 1 साल के लिए ताइवान में रह सकते हैं बगैर कुछ काम के, मतलब आपके पास कोई काम होना जरूरी नहीं है। आपको वो जॉब सर्च वीजा देते हैं, पहले 6 महीने का देते हैं, और फिर एक एक दफा और उसकी 6 मंथ की एक्सटेंशन होती है। तो आप 1 साल के लिए ताइवान में जॉब सर्च करने के लिए रह सकते हैं, ये भी फैसिलिटेट वो करते हैं। ये एक अच्छी चीज है ताइवान की। और अगर आप पीएचडी आप कर रहे हैं यहाँ से और टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी है ताइवान, मतलब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, तो आपको गोल्डन कार्ड दिया जाता है। गोल्डन कार्ड से ये है कि आपको वो आपके लिए वीजा है, वो 10 साल के लिए आपके पास वो वीजा होता है, जिसको कि आप मतलब कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है ताइवान की जो कि ये फैसिलिटेट करती है। ये चंद एक मोटी मोटी चीजें थी ताइवान की। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी किसी भी प्रोसेस में, शुरू से लेके एंड तक कोई भी आपका प्रोसेस में क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन है कॉस्टिंग के हवाले से, वीजा की कॉस्टिंग के हवाले से किसी भी टाइप का, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो जैसे अहमद भाई ने बताया, एक तो प्रोफेसर फंडिंग होती है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल फंडिंग होती है। ठीक है। और
इसके अलावा भी बाकी हमने अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो शेयर की हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है इन सारे प्रोसेस के हवाले से? डेडलाइन जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। और बाकी मेन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी अगर बात करें तो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है, नेशनल ताइवान नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, NDHU है, NCHU है, NCKU है। वो हमने एक लिस्ट दी हुई है, उस पर डेडलाइंस भी मेंशन की हुई हैं, और उस पर हमने लिंक भी दिया हुआ है। वो भी हम ग्रुप में दोबारा शेयर कर देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी डेडलाइन। जी तला भाई, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें पार्टिसिपेंट अपने हैंड रेस कर दें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आते जाएंगे फर्स्टली, फिर उनको अनम्यूट करेंगे, फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाएंगे। इसमें अहमद भाई और वसीम भाई इसमें कुछ पर्सनल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हम अप्लाई करेंगे MOE स्कॉलरशिप में और सेकंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से करेंगे सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी की, और जो उसमें MOE करेंगे उसके सेपरेट डॉक्यूमेंट भेजेंगे बाद में, और यूनिवर्सिटी पहले सिलेक्ट करके उसमें मेंशन करेंगे फॉर्म में, MOE फॉर्म में। जी जी, इसमें आपने इस तरह करना है कि वहां पे आपने यूनिवर्सिटीज के प्रेफरेंस देनी है। आपसे वो पूछेंगे फॉर्म में कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपने यूनिवर्सिटीज के नाम लिखने हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है। तीन और यूनिवर्सिटीज। 3 यूनिवर्सिटीज आप मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3, वो जो आपकी प्रेफरेंस हो आप उस हिसाब से करना है। और साथ ही आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर देना है। ठीक है। और अगर हम MOE की बात करें तो वहां पे आपने जस्ट नेम मेंशन करने होते हैं और प्रोग्राम मेंशन करना होता है। एक बात जो मैं बताना भूल गया कि सारे प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो MOE के अंडर नहीं होंगे। MOE की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए हमारी फंडिंग अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और NTU की बात करें तो अगर आप यहाँ पे NTU से मास्टर करते हैं और देन आप अपनी PhD को भी कैरी करते हैं तो आपको लॉयल्टी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे मिलती हैं। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी हम फर्दर अपने पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हैंड रेज है कर रहे हैं अवैस अमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है अहमद भाई और वसीम भाई से कि थाईलैंड कैसा, सॉरी, ताइवान कैसा कंट्री है, कल्चर कैसा है और अडॉप्टेबिलिटी कैसी है हम लोगों की पाकिस्तानियों के रिलेटेड, और बहुत अच्छा मुल्क है ओवरऑल। भाई, बहुत अच्छा मुल्क है। अब सिर्फ एक इशू है ताइवान में, वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर का मसला है। ऑब्वियसली ये है, जहाँ पे चाइनीज इनकी लोकल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन रेसिज्म नहीं है यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत सेफ कंट्री है। मेरे पास बहुत लोगों की ये क्वेरी आती है, खासतौर पे फीमेल की, कि ताइवान सेफ नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं कि ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होती है, रियलिटीज जो है वो पॉलिटिक्स से काफी दूर होती हैं। बहुत सेफ है। अगर ताइपे की बात की जाए तो ताइपे दुनिया में शायद 23वें नंबर पे है, जो कि सेफेस्ट सिटीज में आता है। और ओवरऑल भी ताइवान की बात की जाए तो बहुत सेफ कंट्री है। बाकी ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि यहाँ पे वर्क आप काम वगैरह भी कर सकते हैं। फिर ताइवान आपको रहने के लिए भी देता है 1 साल के लिए, जिसको जॉब सर्च आप कहते हैं, जॉब सर्च का वीजा, जो कि चाइना नहीं आपको देता। तो ओवरऑल बात की जाए तो बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ पे बहुत फ्री है सिस्टम, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इंटरनेट बहुत फ्री है यहाँ पे, किसी किस्म का VPN आपको कुछ नहीं चाहिए, जैसे गल्फ में चाहिए, चाइना में चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। तो ये मतलब इंसान की फ्रीनेस को प्रमोट करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि आप उधर ही हैं, तो प्लांट साइंसेज के हवाले से PhD का आपने बताया था कि 18,000 से लेके 35,000 तक है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जो फंडिंग है ना, वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उसके पास फंड्स कितने हैं और वो कितने आपको दे सकता है। जब आपको एडमिशन लेटर मिलता है ना तो उसमें वो मेंशन होता है कि आपको फंडिंग जो है वो कितनी मिलेगी। ठीक है। ये होता है प्रोफेसर की तरफ से फंडिंग। अब जैसे हम बात करें
कि हम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं, तो ये हमें एक्सटर्नल हमारी स्कॉलरशिप है। जो इंटरनल स्कॉलरशिप है, जैसे हमारे साथ पीएचडी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो है वो मिनिमम जो है वो 18,000 है। ठीक है। तो ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उसके पास फंड्स कितने हैं और वो आपको कितने दे सकता है। तो इसमें वो इंक्रीमेंट भी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो प्रोफेसर, जाहिर बात है, वो आपको फिर ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, तीसरा ये है कि अकोमोडेशन के हवाले से नहीं डिस्कशन हुई अभी। जी, हम यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हैं। और अकोमोडेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। हमने इस पे बात की थी कि यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन देती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एमओई में कवर नहीं करते। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ एनटीयू में, तो हमें पे करना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। ठीक है। तो उसके लिए डॉर्म्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, डबल बेड, मतलब एक रूम में 2 पर्सन होते हैं, और बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। इस तरह यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो वेरी करता है, लेकिन आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी उस हवाले से कि यहाँ पे रहना कैसे है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में डॉर्म्स अवेलेबल है। और अगर हम मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो आपकी तमाम जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल्स के थ्रू होती है। वो आपको फर्दर गाइड करते रहते हैं कि आपने यहाँ पे कैसे आना है। और इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे इतना भी पूछते हैं कि हम अगर आपको वॉलंटियर चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। वो एयरपोर्ट से आपको पिक करके यहाँ पे डॉम ले आते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर का आपने बात की थी, तो उसको कैसे डील करते हैं? और तीसरा लास्ट बात ये है कि जो टॉट प्रोग्राम्स हैं, जो स्टडी है, वो इंग्लिश में ही है या वो उनकी लोकल है? इसके बारे में थोड़ा सा और गाइड कुछ करें। शुक्रिया। कुछ प्रोग्राम्स जो है वो चाइनीज में भी हैं, और कुछ ज्यादातर जो है वो बाईलिंगुअल हैं। तो आपको वेबसाइट से ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से प्रोग्राम वो इंग्लिश डॉट है और कौन से चाइनीज डॉट है। अगर हम आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि लैंग्वेज बैरियर के हवाले से, जब आप मतलब यूनिवर्सिटीज में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, जो स्टडी कर रहते हैं, उनको इंग्लिश इतनी आती है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ प्रोफेसर्स की भी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो लेकिन जो आम आदमी होता है, डेफिनेटली जो कॉमन मैन है, उसने उनको तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन चाइना की निस्बत अगर हम बात करें तो लैंग्वेज बैरियर कम है। जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके। ओके। नेक्स्ट है सबा इम्तियाज। सबा इम्तियाज, प्लीज ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी करें बात। वालेकुम सलाम जी, सबा इम्तियाज, आपकी आवाज़ आ रही है? आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें काइंडली। चले, उनका कोई इशू हो गया होगा। नेक्स्ट है बुशरा अंसारी। Assalamu alaikum sir. First of all, thank you so much for arranging such a purposeful session. I hope I'm audible. मेरी या आवाज आ रही जी जी। है? सर आई वाज वंडरिंग कि कुछ जो इन कंट्रीज यूनिवर्सिटीज वो ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जो है प्रायोरिटाइज करते हैं और उस बेस पे स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो फॉर मी लाइक आई वांट टू गो विद environment related subjects like environmental science or environmental engineering, that kind of subjects, right? So I was wondering that किस तरह के सब्जेक्ट्स को वहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी लाइक मेडिकल आपने लाइक मेडिकल बोला आपने, तो मैं कुछ कंफ्यूज हूँ कि किस किन कौन से वो हैं फील्ड जिनको उधर प्रायोरिटाइज किया जाता है। बस टाइम इस तरह भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं
जिन 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 सब्जेक्ट के लिए दूसरे मतलब स्टूडेंट्स कम होते हैं उनके लिए, तो इस तरह से उन्हें नहीं वो किया जाता है, एडमिशन नहीं मिलता। तो आई वाज वंडरिंग कि कैन आई अप्लाई फॉर इन्वायरमेंटल साइंस और दैट और नो? ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है एक स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करता है और बाकियों को डी प्रमोट करता है। बात फंडिंग की होती है कि किसमें फंडिंग ज्यादा है, किसमें फंडिंग कम है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में सारी दुनिया ही जो है वो काम कर रही है, क्योंकि पोल्यूशन के साथ इसका काम है और इस तरह की चीजें हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्टिवली इस पे काम किया जा रहा है, स्पेशली एशिया में तो बहुत किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ताइवान की बात करें कि ताइवान में क्या चीजें हैं जो ज्यादा चलती हैं, तो ऑब्वियसली ताइवान का सेमीकंडक्टर बहुत मशहूर है। कि जितने भी आप माइक्रोचिप्स देखते हैं ये TSMC बनाती है। स्टिल अराउंड 70% शेयर जो सेमीकंडक्टर में है वो ताइवान का है। उसको ऑब्वियसली उसमें ज्यादा फंडिंग है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ये ज्यादा प्रमोट करते हैं। उसमें फंड ज्यादा है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपको आप मतलब इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे NTUST है वहाँ पे कर सकते हैं। NTU में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरह NCKU में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, NTHE में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोबेबली NTNU में भी होगा। तो आसान अल्फाज में आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरी बात पे नहीं रहना चाहिए कि अप्लाई ना करें। ऑब्वियसली अप्लाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। तो अप्लाई जरूर करें, खुद को सेल्फ रिजेक्ट ना करें ये सोच के कि कुछ चीजें ज्यादा प्रमोट की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम इधर हम हमारी यूनिवर्सिटी में एनटीयू में इस दफ़ा जो है वो सेमीकंडक्टर का डिपार्टमेंट नया ओपन हुआ है। तो उसमें इन्होंने इस दफ़ा मल्टीपल स्टूडेंट्स 50, उन्होंने न्यूज़ के अकॉर्डिंग 50 स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेनर इस दफ़ा एक्सेप्ट करेंगे। तो जो लोग सेमीकंडक्टर्स के या फिजिक्स के हैं वो लाजमी अप्लाई करें हमारी यूनिवर्सिटी में, उनके बहुत अच्छे चांस होंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सबा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स का इसमें है, तो मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दें जिसमें कि मैं मस्ट अप्लाई करूं। और सेकंड ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि PhD का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आप बता रहे हैं 18,000 to 35,000, तो सर इसमें मैनेज हो जाता है? मुझे जो लग रहा है कि ये तो बहुत कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वो इटली में भी एडमिशन मेरा सिक्योर्ड है। तो वीज़ा प्रोसेस मेरा चल रहा है इटली में। तो उनके स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकेंडली ये है कि चाइना की जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर है मेरे पास, दो यूनिवर्सिटीज़ के, साउथ चाइना का और एक और है। तो मुझे ये गाइड करें कि बेहतर कौन सा है, और इन इधर की यूनिवर्सिटीज का भी नेम बता दें और स्कॉलरशिप अमाउंट का भी। थैंक यू। जो 18,000 और 35,000 हमने रेंज बताई है वो न्यू ताइवान डॉलर की है, ना कि PKR की है। एक बात, ये जो आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा, हमने पहले भी इस पे बात की है कि ये जो फंडिंग है वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो कितना दे सकता है। लेकिन इन्होंने सेट किया हुआ है कि मिनिमम इतना जो है वो उसको लाजमी ही देना ही पड़ेगा। एक बात होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मतलब आपने इटली भी किया हुआ है और बाकी जगहों पे भी किया हुआ है। तो डेफिनेटली जब आपका एडमिशन हो जाएगा ये उस तब की बातें हैं। फिर उसमें से जो चीज़ें आप देख सकते हैं, एक तो कंट्री कौन सा है, कंट्री भी डेफिनेटली मैटर करता है। बाकी रिसर्च अलाइनमेंट और प्रोफेसर और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। किसी एक सिंगल सोर्स पे आप रिलाई करके उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन ना करें। तो ये तो फैसला आपने करना है कि आपने कहाँ जाना है। आप आपके लिए कौन सी चीज़ जो है, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या किस कंट्री में जाना चाहिए। बाकी आप स्टाइपेंड का जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये चने को गंदम के साथ कंपेयर करने वाली बात है। अब तुर्की की आप बात करोगे तो तुर्की में अब जाके कहीं स्टाइपेंड हुआ है 5,000 टर्किश लीरा। जो हमारे दोस्त गए हैं वो 2,200 टर्किश लीरा वहां पे ले रहे हैं।
2200 टर्किश लीरा इज इक्वल टू 2200 नेशनल ताइवानीज डॉलर एनटीडी यहाँ पे। तो मुझे 10 गुना उससे ज्यादा मिलता है, लेकिन कंफर्टेबली वो भी रह रहा है अपनी वहाँ पे था तुर्की में। वो 2200 लीरा में वहाँ पे कंफर्टेबल रह रहा है, मैं 20,000 में यहाँ पे कंफर्टेबल रह रहा हूँ। तो ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी जैसे स्टार्ट में मैंने बात की, यहाँ पे 8,000 भी आपको काफी है अगर आप खुद का पकाएंगे तो। बाहर से भी खाएं तो 8,000 में आप खा सकते हैं, लेकिन मर मरा के गुजारा होगा आपका। बाकी जो मील्स कॉस्ट हैं वो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। जैसे हम ताइपे में रह रहे हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और बाकी अदर पार्ट्स की बात करें, अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री ताइवान की बात करें, तो वहाँ पे वो कंपैरेटिवली जो है वो थोड़े से सस्ती हैं इनसे, ताइपे से। मतलब अगर आप साउथ साउथ साइड पे चले जाएं तो आपका अगर 8,000 भी स्टाइपेंड हो, आपको 4,000 में बाहर कमरा मिल जाएगा जिसमें आपके पास किचन की फैसिलिटी होगी, और आप 3,000 में अपना चिकन खा सकते हैं। बेशक रोज आप खा लें 30 दिन के लिए, तो 7,000 में 8,000 में आप अपना अच्छा खा सकते हैं साउथ साइड पे अगर आप हैं तो। और कुछ यूनिवर्सिटीज में उनकी स्कॉलरशिप में ये मेंशन होता है कि वो आपको डॉर्मेट्री भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा फी नहीं होती, डॉर्मेट्री फी वेवर भी होता है। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सबा इम्तियाज? नेक्स्ट है हमारे पास अली अहमद। अली अहमद, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले मेरे तो दो तीन क्वेश्चन थे, वो सबने पूछ लिए हैं, बहरहाल मैं फिर भी दोबारा पूछ लेता हूँ आपसे। सर हम ताइवान अप्लाई करते हैं क्योंकि ताइवान क्यों मतलब बेटर है देन यूरोप कंट्रीज से या गल्फ कंट्रीज से स्कॉलरशिप लेने के लिए? एक तो ये मेरा सवाल है, और एक आईटी स्टूडेंट के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज्यादा है कि एक बंदा आईटी पे काम करके आता है वहां से, वहां पे पाकिस्तान से, और वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम। अगर पार्ट टाइम नहीं भी मिलती तो ऑनलाइन टाइप है, जैसे मतलब घर पे रह के बंदा काम कर सकता है, वो तो पाकिस्तान में मिल सकती है, मगर ताइवान में कितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आईटी स्टूडेंट्स के लिए? और वो स्टीफन वाली बात तो ना वो सिस्टर ने कर दी है। बस ये दो क्वेश्चन है जी मुझे, अगर आप मुझे बता दीजिए। नहीं, हम ये आपको बताने नहीं खैर से बैठे कि ताइवान क्यों बाकी सबसे बेहतर है। दरअसल आप गलत मतलब ले गए हैं शायद इस सेशन का। सेशन का मकसद ये है कि ताइवान में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ताइवान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताइवान में अभी भी पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, और उसकी कपल ऑफ रीजंस हैं। वीजा प्रोसेस है, रिकग्निशन नहीं है ताइवान की इतनी पाकिस्तान में, इस तरह की चीजें हैं। तो ये इस सेशन का मकसद नहीं है कि किसी को बढ़ाया जाए या किसी को नीचे किया जाए। हर मुल्क अपने लिहाज से बेहतर है, बेहतरीन है, अगर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी आईटी की बात अगर की जाए तो अब आपको पार्ट टाइम जॉब्स आपकी स्पेसिफिक फील्ड के मुतालिक शायद ना मिल सकें। आपको पार्ट टाइम जॉब हार्ड जॉब्स यहाँ पे करना पड़ेगी, मजदूरी करना पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं आप किसी स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर लग सकते हैं, वो लेकिन रेगुलर नहीं होगा। आप होटल में लग सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं तो आप खुद को पुश करें, यहाँ पे आके आप चाइनीज सीखें, बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। आपको हर किस्म की जॉब मिलेगी फिर यहाँ पे, अगर आपको चाइनीज आएगी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अगेन TSMC की बात की जाए तो वो सिर्फ हार्डवेयर पे काम नहीं करती, वो सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रही है। यहाँ पे सिंचू एक सिटी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है इन्होंने मुकम्मल, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इवन गूगल भी है ताइवान में। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी। तो सर अक्सर ना स्टाइफन मिलता है हमें, तो काफी कंट्रीज में स्टाइफन मिलता है तो बंदा घर भी भेज सकता है। फॉर एग्जांपल इटली में मिलता है या किसी और कंट्रीज में मिलता है, कि पाकिस्तान से जो बंदा भी निकलता है वो जाहिर सी बात है कि कोई मतलब वहां पे कमा भी सके और घर में भी भेज सके। तो इसके बारे में कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन।
आपकी जवाब देने से पहले ये एक अवैध साहब यहाँ पे हैं, उनको बहुत कोई शायद कीड़ा तंग कर रहा है। तो इंसान अपने जो है ना ये चीजें, ये खैर अब दोबारा कर लें, दोबारा ऑन करके मुकम्मल अच्छी तरह कर लें। मॉडरेटर जो है शायद इनको भी ख्याल रखना चाहिए, इनको निकाल लें यहाँ से। जी सर। स्टाइपेंड की बात की जाए तो अगेन अगर आप 8,000 ले रहे हैं मिनिमम जो कि अमाउंट है, तो फिर तो आप नहीं बचा सकेंगे। आपकी फंडिंग अगर अच्छी है, मतलब 20,000 तक अगर आपकी फंडिंग है, तो आपको आप अच्छे पैसे बचा सकते हैं और आप घर भी भेज सकते हैं। लेकिन स्टिल अमाउंट वेरी करेगी ना। मैं आपको कोई ऐसा एक स्पेसिफिक फिगर नहीं दे सकता कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं या कितने कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजों पे ये फैक्टर रिलाई करता है। लेकिन अगर 10,000 तक आपका स्टाइपेंड है, तो फिर आप नहीं बचा सकते कुछ भी। 10,000 से अगर आपका स्टाइपेंड ज्यादा है, फिर आप बचा सकते हैं। अगर आपका स्टाइपेंड 20,000 है, फिर आप अच्छे पैसे बचा सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन ये चीजें वेरी करती हैं कि आपके पास स्टाइपेंड कितना है। थैंक यू सो मच। बस मेरे सर यही क्वेश्चन थे, उसका जवाब मिल गया। और सर जो बच्चे लेट आए हैं 10-15 मिनट, उनके लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली। जी ये तला हाँ भाई जी रिस्पॉन्ड रिकॉर्डिंग, कीजिएगा। हाँ जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी सॉरी मैं थोड़ा आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ इस वाले से। इसमें मैंने आप जो पार्टिसिपेंट हैं वो जो अगर आपका कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्वेश्चन है, या कोई अपॉर्चुनिटीज़, या कोई आप यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई इशू है, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे आफ्टर स्कॉलरशिप विनिंग होते हैं, कि जब आप स्कॉलरशिप कर लेते हैं के बाद के होते हैं। और एक ग्रुप भी बना है, मैंने उसका लिंक भी शेयर किया है। जो किसी की क्वेरीज होंगी आफ्टर स्कॉलरशिप विनिंग, वो फिर आप बाद में भी पूछ सकती हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप इसी में पूछें। और जो आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो मिसबिहेव कर रहा है, तो वो मुझे उसकी आईडी मेंशन कर दे, मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। और काइंडली इस पता नहीं बात कोई का यूएफ ख्याल का नाम रखें। लिखा हुआ था वो कुछ। अवैस यूएएफ टाइप लिखा हुआ था उसने नेम। ठीक है, और इस बात से थोड़ा अवॉइड करें इन चीज़ों से। ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है सारी, ये आपके लिए ही सेशन करवाए जाते हैं, तो इस तरह की हरकतों से ना थोड़ा बात खुद ही थोड़ा अवॉइड करें। ओके थैंक यू। ठीक है, आप कंटिन्यू करें आप। नेक्स्ट मैं और कोई सवाल अगला ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास मुसफ़िर खान नियाजी। मुसफ़िर खान नियाजी। शायद वो यहाँ इसके नहीं है। बाद है, नेक्स्ट। जी जी, इसके बाद है अनम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर असल में मैंने पूछना था सीजीपीए का कि मेरी सीजीपीए 2.6 है और मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरा एडमिशन और स्कॉलरशिप हो जाए? और प्लस मुझे बैंक स्टेटमेंट का भी बताएं कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है या नहीं। थैंक यू। फिजिकल थेरेपी के लिए आप मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करें। यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं मेन। आपको उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी, हम ग्रुप में दे देंगे। एक ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी है टीएमयू के नाम से, एक चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी है सीएमयू, और एक काउशिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है केएमयू। इन तीनों में तो आप लाजमी अप्लाई करें। उसके अलावा एनटीयू में भी फिजिकल थेरेपी का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो अगेन चाइनीज में है या इंग्लिश में है, इसका मैं नहीं आपको कुछ अभी बता सकता। और दूसरी बात, इनकी वेबसाइट्स काफी अच्छी होती हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोग्राम्स कौन सा चाइनीज में है कौन सा इंग्लिश में लिखा होगा कैटेगोरिकली। और गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, आपको स्कॉलरशिप की या आपके इवन एडमिशन की भी। तो इसका आसान जवाब है कि सेल्फ रिजेक्ट ना करें खुद को, और अप्लाई जरूर करें। एटलीस्ट अप्लाई जरूर करें। आपको नहीं पता आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इस वक्त। और लास्टली बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, बैंक स्टेटमेंट चाहिए है। तकरीबन 10 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी ये शर्त नहीं है कि वो पुरानी हो। उसकी कोई टाइम लिमिट की शर्त नहीं है यहाँ पे।
आप बेशक दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से भी पैसे लेके एक दिन पुरानी बेशक आप बैंक स्टेटमेंट दे दें उनको, आप कल पैसे रखवाएं आज स्टेटमेंट ले लें और वो सबमिट कर दें, वो भी चल जाएगी यहाँ पे। तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जरूर है यहाँ पे और वो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक फॉर्मेलिटी भी है। जस्ट आपने करंट बैलेंस जो है वो शो करना होता है कि इतना हमारे पास है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने 4K USD मेंशन किया होता लेकिन 10 लाख आप दे दें बहुत है। हाँ बहुत। जी नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास मोहम्मद अयाज। सर मेरा एक क्वेश्चन है जिस ताइवान आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक करीब करें। सर अभी आवाज आई क्लियर मेरी? जी जी। जी सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के रिलेटेड। सो उसमें सर मैंने अप्लाई किया तो उसकी लास्ट डेट थी 1 फरवरी। सो उसमें सर जो बैंक स्टेटमेंट वो नहीं थी उन्होंने दी, हाँ वो मैं नहीं थी। सच कोई उनकी नहीं थी। और उनका एक ही थोड़ा सा मुझे इशू किया था एप्लीकेशन में कि उन्होंने GRE की रिक्वायरमेंट्स की थी। उन्होंने कहा ये ऑप्शनल है, अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी सॉलिड रीजन दे दें कि जिसमें आपने बताया हो कि आपने रिसर्च कौन सा वर्क किया है, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, अगर आपने GRE नहीं किया तो आपकी ऐसी सॉलिड रीजन होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम आपको GRE वेव्स कर सकें। सो मैंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे और या मैंने एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम किया था, जो मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, वो एज ए मैंने प्रूफ उनको वहाँ पे मेंशन किए हैं, साथ अटैच किए हैं। सो सर वो अप्लाई किया दिया। आप इनका ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अब इनका नेक्स्ट एप्लीकेशन मतलब प्रोसीडिंग क्या होगा एडमिशन के अकॉर्डिंग के इस बेस पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐसे कोई प्रूफ दे दें जिसकी बेस पे वो आपको आगे एक्सेप्ट कर सके, और या इनके चांस कितने हो सकते हैं पॉसिबल? जी जी, TIGP के हवाले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो उनका स्टाइपेंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। 40,000 वो इनिशियली आपका स्टाइपेंड होगा। और अब चूंकि उसकी डेडलाइन गुजर गई थी इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। ताइवान की सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप वो TIGP है, अकेडेमिया सिनिका। और उनके जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो वन ऑफ दुनिया के बेहतरीन रिसर्च सेंटर्स उनके पास हैं। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था, GRE नहीं रिक्वायर्ड ना ही IELTS मैंडेटरी है। बाकी इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सिनिका में जितने भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं सिलेक्ट हुए, जिनकी सिलेक्शन हुई उनके पास मोस्टली के पास पब्लिकेशंस थी। ठीक है। और रही बात आपकी कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपको इंटरव्यू ईमेल आ जाएगी अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक फेब के एंड में आएगी। नहीं मेरे को फेब के एंड में या मार्च के एंड में डेट मेंशन है। डेट मेंशन की होगी उन्होंने। जैसे NTU ने भी अपनी जो रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होती, तमाम यूनिवर्सिटीज ने रिजल्ट्स अनाउंसमेंट की जो डेट है वो मेंशन की होती है। आपको ईमेल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो आपको एडमिशन लेटर जारी करेंगे। GRE नहीं चाहिए लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी है किसी के पास नहीं था, और उन्होंने मेंशन भी किया कि ऑप्शनल है वो। जी नेक्स्ट है हमारे पास नबील असगर। नबील असगर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है स्कॉलरशिप है इससे ताइवान स्कॉलरशिप में, तो बाकी सर मैंने ये पूछना था कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मेरी वो 3.9। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम CV बनाते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो कितने पेज की मैक्सिमम होने चाहिए? क्योंकि सर मैंने ना काफी मतलब जो है सेमिनार अटेंड किए हुए हैं और उसके बाद कोर्स सारा फिर मैंने काफी कम किया हुआ है, तो मेरी ना CV जो है वो काफी बन रही है, उसके अंदर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। तो वो सारे सर मैं ऐड कर दूं, जो जो मैंने किए हुए हैं सारे उसके अंदर ऐड कर दूं? आपका पहला सवाल क्या था कि आप 8वें पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है आपका पहला? आपकी वॉइस जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दें अगर पॉसिबल है तो। सर इंटरनेट यार। चले खैर, आपका अगर पहला सवाल ये है कि आपकी डिग्री भी पूरी नहीं हुई और आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपका ये सवाल है तो उसका जवाब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट होप सर्टिफिकेट की नहीं बेस पे या इंटरिम ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने जो की जी CV सर। की, तो ज्यादा जी हर सर। चीज लिखने की जरूरत नहीं होती CV में।
आप चंद एक टॉप अपने सर्टिफिकेट्स मेंशन कर दें, चंद एक टॉप आप को करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन कर दें, तो ज्यादा कोई 5-7 पेजेस की जरूरत नहीं है, 3 पेज काफी होते हैं सीवी के। 3 पेज कर लें या हद से हद 4 पेज कर लें। सर ठीक हो गया सर। मैक्सिमम मतलब कितने पेज? 4 पेज ठीक होगा सर। मैक्सिमम बाकी सर 4 पेज। डिपार्टमेंट में, जी सर ठीक होगा। बाकी सर डिपार्टमेंट जो है प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर, तो उससे रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी है इधर ताइवान के अंदर? जी तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। हम भी प्लांट बायोलॉजी से हैं और हमारा जो बैकग्राउंड है वो BS एग्रीकल्चर था। तो जी जी इधर हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्लांट पैथोलॉजी के हैं सेक्शन, डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके जी अलावा NCHU में है, आपको मिल जाएगा, NCKU में मिल जाएगा, जी NPUST में मिल जाएगा। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एग्रीकल्चर रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं और उनमें आप जी अप्लाई जी कर सर। सकते हैं। सर बाकी ये कि पब्लिकेशन किस हद तक मैटर करती है? कोई भी सिंगल चीज जो है वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए मैटर नहीं करती। बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी बेस पे आपकी वैल्यूएशन होती है। अब हम जी जब सर आए जी थे यहाँ पे तो ना तो हमारे पास आइल्स था और ना ही हमारे पास कोई पब्लिकेशंस थी। हम दोनों जी सर विदाउट आइल्स यहाँ पे हमारी सिलेक्शन हुई है। सही होगा सर। सर बाकी इनकी लास्ट डेट मतलब वो तो फिर साथ में मेंशन होगी ना, ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती रहेगी। वो जी आप जी खुद बिल्कुल। भी खुद कोशिश करें ऐसी चीजों के लिए, ये लास्ट डेट्स के लिए नहीं है सेशन। जी जी सर ठीक होगा सर। जी सर थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने नेम नहीं अपना मेंशन किया, ओप्पो A31 फोन के नेम से ऐड है। नेक्स्ट है अली अहमद। सर मेरा आगे क्वेश्चन हो चुके हैं, बड़ा हैंड रेस था, तो बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि IT स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी मेंशन कर दें सर, IT स्टूडेंट के लिए। काइंडली वो आप खुद सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। आप NTU में कर सकते हैं, NTUST में कर सकते हैं, ये चंद एक यूनिवर्सिटीज मेरे जहन में सुकत आ रही हैं। NCKU में आपका एक है IT डिपार्टमेंट का, NCKU में भी मेजर है। बाकी गूगल आप करके लिखें और मतलब लिखें IT डिपार्टमेंट ताइवान, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। इसी तरह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ताइवान लिखेंगे तो ये इंग्लिश फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं ताइवान की, बहुत ज्यादा इंग्लिश फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं। आपको कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वेबसाइट से। जी नेक्स्ट है ओप्पो A31। ये काइंडली अपने नेम से ज्वाइन किया करें इस तरह वो। हाँ जी। सॉरी सर, वो अ, हुआ नहीं मेरे मतलब नाम से ना, तो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी करें। क्वेश्चन कंटिन्यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है 6 साल की, तो क्या मतलब मैं डिपेंडेंट वीज़ा लग सकता है उसको, मैं लेके जा सकती हूँ? वैसे तो मैंने इंडोनेशिया वगैरह ऐसी कंट्रीज पे अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे अलाउ मतलब बाद में कर सकते हैं, लेकिन उसका वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ताइवान का आपने बताया कि बहुत प्रोसेस लंबा है, तो ये अगर आप थोड़ा आप गाइड कर सकें। और आओ अलाउ आराम से आपको करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अ, आपको यहाँ पे पहले आना पड़ेगा। मतलब आप पहले यहाँ पे आएंगे, उसके बाद उसका प्रोसेस करेंगे, जैसे आपने इंडोनेशिया का मेंशन किया। और लेकिन अलाउ आपको इजीली कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट है हमारे पास सानिया। जो क्वेश्चन कंप्लीट कर जा रहे हैं वो काइंडली अपना हैंड और अनम्यूट करते जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ताइवान में भी प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ता है, ईमेल करनी पड़ती है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं? जी अगर तो आप प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर तो वो आपको मतलब यहाँ पे बहुत कम प्रोफेसर होंगे जो आपको कोई डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर या कंसेंट लेटर जो भी कह लें उसे, वो देंगे। लेकिन आप अप्रोच करें, अगर तो आपको वो कहते हैं कि आप अप्लाई कर दें तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है।
लेकिन इन केस अगर आपको कोई प्रोफेसर नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहा, या मतलब इन केस आपको मतलब कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब यहाँ एनटीयू में हमारे साथ से एक लड़का है पीएचडी में, तो उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, तो उसकी सिलेक्शन हुई हुई है। तो जरूरी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे जैसा चाइना में या बाकी कंट्रीज में जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहें तो बेटर है अगर आपको कोई प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है तो। जी नेक्स्ट है हमारे पास मरियम ताहिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपने सॉरी वीज़े का प्रोसीजर बताया था 2 तरीके से, एक तो आप पर्सनल जाके खुद भी आप कर सकते हो, दूसरा अगर आप सऊदी भिजवा दो। और आपने इस्लामाबाद का भी खुद जिक्र किया था, आप काइंडली सॉरी वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इस्लामाबाद वाला और सऊदी वाला। जी इस तरह है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि आप किसी भी कंट्री में अपना जो पासपोर्ट है वो डीएचएल के थ्रू या किसी के थ्रू भी नहीं भिजवा सकते, और ना ही कोई पर्सन जो है वो आपका पासपोर्ट लेकर कंट्री से ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया हुआ है ओपीएफ के नाम से, जो कि इस्लामाबाद में है। ठीक है, ओवरसीज फाउंडेशन पाकिस्तान फाउंडेशन। ठीक है, तो आप उनको अप्रोच करते हैं, और उनसे उनके थ्रू आपने अपना जो पासपोर्ट होता है वो भिजवाना होता है। समटाइम्स वो आपके बाकी बाकी डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं, लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डीएचएल के थ्रू, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू या किसी भी कोरियर एजेंसी के थ्रू भिजवा सकते हैं। जस्ट जो पासपोर्ट है वो उसके लिए आपने ओपीएफ के थ्रू ही भिजवाना है, और वो आपको रिसीप्ट देंगे जब आपने ट्रैवल करना हो। तो वो रिसीप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एफआईए वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आपने मतलब वीजा अपना पासपोर्ट जो है वो कैसे आपने बाहर भेजा था। और बाकी रही सऊदी अरब से टेस्टेशन की बात, एडमिशन के बाद वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, फिर हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास अवैस अमीन। सॉरी सर, मुझे फिर दोबारा से सवाल एक मेरे माइंड में रह गया था, वो ये है कि रिसर्च क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि इनकी पब्लिकेशंस का क्या सीन होता है। काफी अच्छी रिसर्च है इनकी। रिसर्च हर किसी की अच्छी होती है भाई, लेकिन यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि आपने रिसर्च की ग्रुप में उसका नाम डाल दिया, उसका डाल दिया, उसका डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन आपकी खुद की ही सिर्फ होगी जो आपने काम किया होगा, और मतलब ऐसे धड़ाधड़ पब्लिकेशंस नहीं आती हैं इनकी जैसा कि चाइना में लोगों की आती हैं। बाकी क्वालिटी पे तो ऑब्वियसली मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्वालिटी कैसे होती है। क्वालिटी जो भी रिसर्च पब्लिश हो रही है ऑब्वियसली वो पब्लिश होने के काबिल थी तो वो पब्लिश हुई है। ये लोग कम पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स में और अच्छे जर्नल्स में करते हैं। तो यहाँ से स्पेशली जो मास्टर के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रोफेसर्स भी कुछ इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो आपको खुद कहते हैं कि आप यूएस वगैरह में अप्लाई करें, और इवन के कुछ प्रोफेसर्स हो सकते हैं आपको रिकमेंड भी कर दें किसी को। तो ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, और आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी लैब में रिसर्च कैसे की है, और आप के उसके साथ टाइज कैसे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे होता है, अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जो पेपर होते हैं जिनकी ओपन एक्सेस होती है जी जी। तो हमें पे करना पड़ता है काफी। वो इतना ज्यादा पेमेंट होती है कि उसको फिर कंपनसेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनके नाम डालने पड़ते हैं, फिर तो पैसे डिवाइड होते हैं। तो उधर क्या सीन होता है? कोई यूनिवर्सिटी से फंडेड होती है पब्लिकेशन, प्रोफेसर खुद ही पे कर देते हैं, या उधर भी वैसे ही है? दुनिया में कहीं पे भी अब स्टूडेंट खुद पब्लिश नहीं करता अपना पेपर, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर पब्लिश करता है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर आपका प्रोफेसर होता है। वो पब्लिश करवाना पेपर वो उसकी सरदर्द है, वो आपकी नहीं है। वो बेशक आप नेचर में पब्लिश कर लें, बेशक किसी में भी पब्लिश करवा दें, जितनी फीस होगी वो प्रोफेसर जाने और उसका काम जाने, वो आपसे एक आना भी नहीं लेगा किसी किस्म का। आपने जस्ट उसको राइट अप करके देना है, या जो बाकी का काम जो है वो प्रोफेसर खुद करता है। ये ठीक है, थैंक यू सर।
जी नेक्स्ट है रमीनुल हक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ सर, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना था, तो मुझे इसमें ना जैसे रिसर्च प्रपोजल होता है ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मतलब कोई गाइडलाइन चाहिए थी कि किस तरह से बनाया जाए, अगर हम प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं करते या वो हमें रिप्लाई नहीं करता तो। जनरल क्वेश्चन है, वैसे ताइवान के रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टिल जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस नहीं है और रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना मस्ट है, तो ये जो भी रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट इस स्टेज पे करते हैं ना, ये यही रिसर्च आपने नहीं करना होती, ये सिर्फ आपका राइट अप देखा जाता है, आपकी क्रिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं इस पॉइंट पे, ये जो भी आप इस वक्त सबमिट करते हैं। कोई लैब आपको इंटरेस्टेड लगती हो, किसी किस्म का काम आपको इंटरेस्टिंग लगता हो जो कि उस कॉलेज में हो रहा हो, उस डिपार्टमेंट में हो रहा हो, आप उस पे प्रपोजल लिख सकते हैं। अब बगैर डिटेल में जाए प्रपोजल के, प्रपोजल एक आप प्रपोज कर रहे हैं एक नई रिसर्च को, ये आपकी पिछली रिसर्च नहीं होती है, आप नया नोवेल क्वेश्चन प्रपोज कर रहे हैं। अगेन इसके वही पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन भी इसका होगा, इसकी मेथोडोलॉजी भी आप लिखेंगे, और मेथोडोलॉजी सबसे मेन चीज होगी इस प्रपोजल की, और कंक्लूजन वगैरह, और फिर एंड पे रेफरेंस लिखेंगे। बाकी इसमें आपको डिटेल से जानना हो कि क्या कैसी कैसी चीजें बनती हैं, तो अगेन ग्रुप में आप पूछें, और फिर आपकी ज्यादा हम हेल्प कर सकेंगे इस हवाले से। जी नेक्स्ट है हमारे पास मदीहा जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एनसीयू ताइवान में अप्लाई जब करने लगी, तो एक तो मास्टर के लिए उन्होंने रिसर्च प्रपोजल मांगा था। तो काइंडली आप मुझे ये बता दें कि उस रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखना है, क्योंकि मास्टर के लिए मैंने अप्लाई करना है। और दूसरा ये कि उधर ऑटोबायोग्राफी उन्होंने मांगी हुई थी, तो वो भी बता दें कि वो उसमें क्या लिखना है और वो कितनी मैक्सिमम पेज होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल पे अभी मैंने बात की कि उसके मेन सेक्शन, इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है, सेम जस्ट एज रिसर्च पेपर का जैसे सेक्शन होता है, उसमें आप 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। पहले पैरा में उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं, अपने प्रपोज जो आप स्टडी कर रहे हैं। दूसरे पैरा में आप जो उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं, आप वो लिख सकते हैं। और तीसरा पैरा में आप शॉर्ट कमिंग्स लिख सकते हैं कि इसमें रिसर्च गैप क्या है, आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और आप अपने 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं इस प्रपोजल के। उसके बाद मेन सेक्शन आ जाएगा मेथोडोलॉजी का। ऑब्वियसली आप उसमें मेथोडोलॉजी लिखेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे कैरी आउट करना चाह रहे हैं। आप अगर प्लांट मटेरियल है तो वो कहाँ से लेंगे, प्लांट मटेरियल को आगे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से पैकेजेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, आप ऑब्वियसली करेंगे क्या उसका। और एंड पे कंक्लूजन आ जाएगी, उसमें आप लिखेंगे कि आप एक्सपेक्टेड आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह के आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, और आप उनको कैसे इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। और एंड में रेफरेंसेस होंगे जो कि आपने इस्तेमाल किए होंगे। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो कि प्रपोजल में आएंगी। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, जैसे हमारी अगर बात की जाए सीवी की, तो सीवी मतलब कि उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसमें कैटेगोरिकली हम बहुत सी चीजें लिखते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है, लेकिन सारी चीजें जो आपने सीवी में अपनी लिखी हैं, काइंड ऑफ आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप खुद के बारे में बताएंगे, आप कौन है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने क्या क्या किया है, आपकी रिसर्च क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो ब्रीफली आप इसको एक पेज पे समराइज कर सकते हैं। अगर एक पेज पे ना आप एक पेज पे ना समराइज कर सकें, 1.5 पेज इस्तेमाल कर लें। तो इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि कितने पेज आपने लगाने हैं। ब्रीफली अपने बारे में बस लिखना है, आप कौन है, क्या करते हैं, क्या क्या आज तक किया है, क्या पढ़ा है आपने, क्या रिसर्च की है, क्या रिसर्च स्किल्स हैं आपके पास, क्या इंटरेस्ट है आपके, आपके क्या गोल्स हैं। ब्रीफली इन चीजों को आप एक्सप्लेन करते हैं बस। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी होगी। जी नेक्स्ट है हमारे पास आसिफ अमीन। आसिफ अमीन नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। अरे मेरे बड़े बेसिक सवाल हैं, फिर आप नाराज नहीं हो ना। असल में पता है क्या है, कुछ मामलात होते हैं हर बंदे के। तो मैंने सिर्फ ये आपका देखा था, ताइवान का सेशन चल रहा है ना, तो मुझे तो समझ ले जीरो से भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरा है फिजिक्स अपना, शायद आपका भी किसी का हो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से किया मैंने। पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, कोई पब्लिकेशन है नहीं, और सीजीपीए भी 3.29 है। कोई मशवरा कुछ यूनिवर्सिटीज अगर सजेस्ट करें यहाँ। हमें तो अफ्रीका की भी मिल जाए ना, वहाँ भी चले जाएंगे। स्कॉलरशिप नखरे नहीं है हमारे। आपकी आवाज जानी पहचानी है, मेरा ख्याल है हमारी काफी बात होती रही है। तो हाँ सर, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करवाए थे। हमें नहीं याद रहता भाई। चले वो बाकी आपका, जितनी भी आपने चेक सीजीपीए करके आपकी है, ऑब्वियसली जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आसिफ भाई, उसका आपको आपको नहीं पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो रहा है, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, आपको किस प्रॉब्लम में किस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चक्कर हो रहा है। तो ये अप्लाई तो स्टेज करो पे आप सर, चल, डिग्री भी ले ली है। तो बस अप्लाई आप करते रहें। आप एनसीकेयू अप्लाई करें, आप एनटीयू अप्लाई करो, एनटीएनयू अप्लाई करो, और एनटीयूएसटी अप्लाई करो। तकरीबन मैं 7-8 यूनिवर्सिटीज तो कॉमन 3 मेजर है, 7-8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताइवान में। ताइवान में ये फिजिक्स के रिलेटेड है, यही 7-8 जो है। जी इसकी जो मेंशन किए हैं उन सब में फिजिक्स है। लिस्ट गूगल, फिजिक्स और लिस्ट गूगल। केमिस्ट्री जो है वो कॉमन 3 मेजर है, तकरीबन आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके लिखे फिजिक्स यूनिवर्सिटीज ऑफ फिजिक्स इन ताइवान, तो आपके पास जितनी भी जिस यूनिवर्सिटीज में भी फिजिक्स मेजर होगा वो आप सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। अच्छा सर, ये इंडोनेशियन स्कॉलरशिप जो आई हुई है अभी, ये भाई केएनबी वाली, ये इंडोनेशिया का नहीं है, ताइवान कॉलेज। चले ताइवान के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बस यही है सर। ठीक है, बस इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करेंगे भाई? ये डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफी होगा, ये जो सुना है मैंने कन्वर्सेशन में, यही पता चला है। और रिसर्च जी काफी। प्रपोजल। अच्छा सर, एक और बात है, रिसर्च अब मैंने की है किसी और टॉपिक के ऊपर। तो मैंने प्रपोजल बनाया था किसी और चीज़ के ऊपर, तो मुझे किसी ने कहा जी आप जब वहाँ जाएंगे बहुत तंग होंगे, आपको इस पे बिठा दिया जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे, तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल वही बनाए जो आपने काम किया है, उसी के ऊपर ही बनाए, और नहीं बना सकते आप। अब आपके लिए ठीक नहीं रहेगा ऐसा वो नहीं बनाओ। है, ऐसा नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। ठीक है, हमने पहले भी बहुत शुक्रिया। मेंशन किया कि रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो आपने उस यूनिवर्सिटी में जाके क्या करना है उस पे होता है, ना कि जो आपने प्रीवियस किया हो। लेकिन उस पर अच्छा आप यहाँ पे काम नहीं आगे करते, ये सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स का एक होता है, सिर्फ देखने के लिए कि इसको कुछ आता है कि नहीं आता, लिटरेचर ऑफ रिव्यू इसको करना आता है कि नहीं आता, इसको मेथड्स के बारे में नो हाउ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही ब्लाइंडली मेथड्स देख रहा है कि इसको पता ही नहीं है इस स्टेप के आगे कौन सा स्टेप आना है, और ये जंप कर रहा है स्टेप्स को। सिर्फ देखने के लिए होता है कि आपको आपको रिसर्च आती भी है कि नहीं आती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट है हमारे पास लुबना अली। अस्सलाम वालेकुम। लुबना। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, शायद आपने जो शॉर्ट टर्म रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं ताइवान में उनका जिक्र आपने किया था या नहीं। तो असल में मैं ये पूछना चाह रही थी, जब मैं एसओपी लिख रही हूँ उसके लिए मैं एक अप्लाई करना चाह रही थी, तो वहाँ पे एटलीस्ट 3 प्रोफेसर को हमने सिलेक्ट करना है कि किसके अंडर किस सुपरविजन में हमने काम करना है। तो वहाँ पे एक तो चलो जो मैंने मास्टर्स में जो मैंने रिसर्च किया है उसके साथ अलाइन करता है, तो बाकी जो 2 टॉपिक्स है वो तो बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। तो उसमें फिर वो अलाइनमेंट करनी जरूरी होती है एसओपी के अंदर, वो किस तरह से हम उसको करें, मुझे वो डिफिकल्टी हो रही थी थोड़ी सी, तो अगर आप कुछ हेल्प कर सकते तो। सॉरी, हमने ये मेंशन नहीं की चीजें, और हमसे ये गलती हुई कि हमें याद नहीं रहा शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स का। आपका शुक्रिया, आपने बताया। ताइवान में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, ताइवान इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस तरह का ये होता है। उसी में मैं टीप रहती उसकी थी। टीप हम्म। उसको बोलते हैं। एक टीप होता है, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एकेडेमिया सिनेका का शायद प्रोग्राम है, ताइवान इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, TIIP। ये दोनों अलग हैं। जो टीप है उसकी अपनी एक वेबसाइट है, वहां पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एडवर्टाइज किए जाते हैं। आपको 6 महीने की ताइवान इंटर्नशिप ऑफर करता है। आपको प्रॉपर उसका स्टाइपेंड दिया जाता है, पेड इंटर्नशिप होती है वो।
TEEP के नाम से एक वेबसाइट है, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। उस पे आप जाके प्रोजेक्ट्स अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके जो है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एडवर्टाइज किए गए होंगे वहाँ पे, और PI का नाम भी लिखा होगा जो कि उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उस प्रोजेक्ट का। आप उसको पहले मेल ज़रूर करें, क्योंकि सारा काम जो करना है आपका उस एडवाइज़र ने करना है। एक ये बात, और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया TIIP का, इसके लिए भी आप प्रोफ़ेसर से राब्ता ज़रूर करें। और 3 मेरा ख़्याल है मैक्सिमम नाम आपने मेंशन करने हैं। 3 नाम आपको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट 1 ज़रूर मेंशन करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 से ज़्यादा किसी में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनका तीनों 3 के 3 नाम लिखें। अगर आपका 1 में इंटरेस्ट है, वेल इनफ, आप 1 का लिखें बस। और इंटर्नशिप्स में जितने भी यहाँ पे लोग आए थे इंटर्नशिप्स में, तो मोस्टली को यहाँ पे मास्टर, अगर वो बैचलर के बाद आए थे तो उसी यूनिवर्सिटी में उस प्रोफेसर के अंडर या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर उनको पोजीशंस मिल गई थी। और जिन्होंने मास्टर के बाद जाए थे उनको PhD उसी प्रोफेसर ने ऑफर कर दी थी। तो कुछ जब आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं तो कुछ प्रोफेसर्स आपको कहेंगे कि आप मेरी लैब एज एन इंटर्नी ज्वाइन करें, तो बाद में मैं आपको पोजीशन जो है वो ऑफर कर दूंगा। तो इन केस अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत वैल्यूएबल जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस पे भी आपने बहुत शुक्रिया, जो भी थी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की, तो उसकी वजह से हमें हमारे में माइंड में भी आ गया कि ये भी मेंशन करना। इसके अलावा मेरे ज़हन में अभी एक बात आई, रिसर्च असिस्टेंट की, RA-शिप पोजीशन की, ये भी हम बात करने को भूल गए हैं। जो एकेडेमिया सिंध का यहाँ पे इदारा है, उसमें बायोलॉजिकल साइंसेस ज़्यादा है, लेकिन फिजिक्स वगैरह भी उसमें है। तो आप गो थ्रू करें एकेडेमिया सिंध की वेबसाइट को। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम भी है उसमें। तो अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आप अच्छे हैं, आपको कंप्यूटेशन आती है, या अगर आप प्लांट मॉलिक्यूलर साइंसेस के हैं, प्लांट मॉलिक्यूलर का सबसे ज़्यादा काम एकेडेमिया सिंध में हो रहा है इस वक़्त। आप उनको ईमेल करें, फॉर्मल CV अटैच करके अपनी, और उसमें लिखेंगे आप RA की पोजीशन ढूँढ रहे हैं। उनके पास बहुत फंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है उनके पास। और अगर किसी के रिसर्च इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के साथ मैच हो गए, प्रोबेबल है कि वो आपको RA की पोजीशन ऑफर करेगा। तो आप एज़ अ स्टूडेंट फिर यहाँ पे नहीं आएँगे, आप एज़ एन RA यहाँ पे आएँगे। और एज़ एन RA की सैलरी, जो मास्टर्स अगर आपने किया होगा, मास्टर्स करने के बाद आएँगे, तो आपकी सैलरी है $45,000 और आपको कोई फीस वगैरह नहीं देनी। ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, आपको खुद रहना पड़ेगा। लेकिन $45,000 आपको RA-शिप के मिलेंगे, और 8 घंटे आपकी जॉब होगी। वो एज़ अ आप जॉब होल्डर यहाँ पे आएँगे। तो एकेडेमिया के अलावा भी मतलब यहाँ पे पोज़ीशन है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं, जो कि RA-शिप है। और इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी RA-शिप की होती हैं, जैसे इन्होंने TIGP मेंशन किया। इसके अलावा इधर NTU में भी RA-शिप की पोजीशंस होती हैं, लेकिन वो लैब टू लैब डिपेंड करता है। हो सकता है मतलब वो इस तरह उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, वो आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि उस लैब में RA की पोजीशन है या नहीं है। और ऑलरेडी हम सैलरी तो मेंशन कर चुके हैं कि वो कितनी देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी नेक्स्ट है हमारे पास हसनात। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि अब जिस तरह मतलब चाइना में तो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो प्रोफेसर की तरफ से। तो अब आपने जैसे कहा था कि मतलब यहाँ पे प्रोफेसर रिस्पॉन्ड नहीं करते इजीली, तो यहाँ पे मतलब क्या रेस होती है कि ज़्यादा उनको प्रेफरेंस तो ज़्यादा उनको ही मिलेगी, लेकिन मतलब दूसरे भी सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर उनको मुश्किल होती है? जी हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं, ये नहीं कि रिप्लाई नहीं करते। हमने ये कहा था कि वो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। अगर कोई प्रोफेसर आपको ईमेल में ही मेंशन कर देता है कि आप अप्लाई करें, मैं आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करूंगा, तो वो इस तरह ही है कि जैसे उसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है। ठीक है? तो ये डेफिनेटली जो अगर मतलब वो फिर प्रोफेसर जो है वो अपने जितना वो कर सकता है वो आपके साथ सपोर्ट करेगा। और चाइना की निस्बत अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर अगर किसी को कहते हैं ना कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो उसके पास अगर एक पोजीशन है ना तो वो जस्ट आपको ही कहेगा
4-4 5-5 बंदों को वो रिकमेंड नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। अगर वो किसी के साथ कंसेंट करते हैं तो वो एक स्टूडेंट के साथ ही कांटेक्ट करते हैं, या जितनी उनके पास पोजीशंस होती हैं या जितने फंड्स होते हैं। और जी बिल्कुल, विदाउट एक्सेप्टेंस भी आपकी जो है वो लग जाती है। बहुत सारे लोग विदाउट एक्सेप्टेंस ही यहाँ पे आए हैं। एक्सेप्टेंस के साथ भी लोग यहाँ पे एडमिशन हुआ है, उनका स्कॉलरशिप्स लगी है, और विदाउट भी लगे हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन था बैचलर के हवाले से कि क्या हम स्कॉलरशिप के ऊपर बैचलर पे अप्लाई कर सकते हैं? जी एमओई में आप बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली जितने भी मतलब अगर हम लिस्ट देखें, और उन्होंने मेंशन भी मतलब लिस्ट जो है वो पोर्टल पे अपलोड होती हैं, लेकिन अभी तक चूंकि 5 सीट्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई भी एस पे सिलेक्ट हुआ हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। लेकिन आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन तो क्या बैचलर्स हम यहाँ पे आइलेट्स टू कैलकुलेशन होता है। नहीं, आइल्स और टॉफल जरूरी नहीं प्रोफिशिएंसी है। पे अप्लाई कर सकते हैं? जी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन अप्लाई करने से अच्छा पहले आप ये देख लें कि जो मेजर है, मतलब जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, वो चाइनीज में है या इंग्लिश में है। अगर तो इंग्लिश में है फिर आप अप्लाई करें, चाइनीज में अगर है तो फिर नहीं अप्लाई करें। अच्छा सर, अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं अपने मेजर को चाइनीज लैंग्वेज में सेलेक्ट करूँ तो फिर क्या मेरे चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इंग्लिश? जीरो होंगे फिर। अगर आपके पास एचएस के सर्टिफिकेट है तो ही आप चाइनीज डॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास चाइनीज प्रोफिशिएंसी नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, अच्छा आप उस पर थैंक नहीं अप्लाई कर सकते फिर। अच्छा जी, थैंक यू। जी नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नो K17। इन्होंने फोन से ज्वाइन किया है, फोन के नेम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ताइवान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर में या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अगर एमएस के लिए? जी बिल्कुल, हमने पहले ही मेंशन किया है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं जो इंजीनियरिंग रेलेवेंट है। जैसे अगर हमारे साथ ही इधर NTUST यूनिवर्सिटी है, वो ताइवान में इंजीनियरिंग की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। NTU की बात करें तो NTU में भी इंजीनियरिंग रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं। इस तरह NTUT और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। तो ये जस्ट आपने गूगल पे जाके लिखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन ताइवान, तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो ऑफर कर रही हुई। जी नेक्स्ट है हमारे पास मुसव्वर खान याजी। मुसव्वर खान अवेलेबल है इस टाइम? आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। चले होप सो, उम्मीद करते हैं कि सभी की क्वेरीज रिजॉल्व होंगी। बाकी अहमद भाई और वसीम भाई, अगर आप अपनी तरफ से कोई एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इस हवाले से या कोई अपॉर्चुनिटीज़, बाकी मैंने आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया। बाकी पार्टिसिपेंट को भी बता दूं, सभी को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया, इधर लिंक भी शेयर कर दिया है। जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों वो आप पूछे। बाकी जो बाद वाली बातें हैं वीज़ा के रिलेटेड या सिलेक्शन के बाद की जो स्टाइफंड वगैरह है, पहले आप अपनी सीट सिक्योर करें, देन ये क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। सेशन को आई थिंक एंड करते हैं। बाकी जो क्वेरीज हैं वो ग्रुप में फिर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। ओके भाई, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। ओके।